पहले प्रेयर कर लें। सेकंड प्रेयर करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभे न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभाया जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। किया फिर न्यूमेरिकल्स किए, ट्राई किए, वो ट्राइंगल वाला ये वाला हुआ लास्ट वाला, आ गए कोऑर्डिनेट्स। ओके, और सबने ट्राई किए, किसी के बाकी है? सबका हो गया ट्राइंगल वाला? ओके, अब हमें आज कल हमने एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया था या एग्जाम्पल किए थे? एग्जाम्पल भी किए थे? नहीं किए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया। ओके, चलो आज भी एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। तो से एक्सरसाइज 3 पॉइंट सो नाउ हमने एक मेथड देखी, जो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें जो x और y है, जो दो वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये जो 2 वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करने की मेथड हमने देखी, विच वाज ग्राफिकल मेथड। सो ये ग्राफिकल मेथड है जिसके लिए ग्राफ का होना अनिवार्य है अगर तुम्हें x और y की वैल्यू चाहिए तो। ओके, अदरवाइज विदाउट ग्राफ एटलीस्ट यू कैन से that how many solutions are possible, one solution possible, infinitely many solution possible, or say no solution is possible, that you can say without doing the graphical solution by comparing the coefficients, say a1 a2 b1 b2 c1 c2, that we have seen, right? अब हमें देखना है दूसरी मेथड्स। ये तो ग्राफिकल थी, तो ग्राफिकल मतलब वो ब्रांच ही अलग है। ओके, that comes in the geometry part, जैसे हमने बात की थी एक लेक्चर में कि मैथ्स है तो मैथ्स के कई ब्रांचेस हैं। ओके, सो अलजेब्रा है वो वन ब्रांच है, जियोमेट्री है वो अलग है, प्रोबेबिलिटी तो कुछ अलग ही है, ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। ओके, तो वैसे ही ये ग्राफिकल मेथड हमने देख ली, अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक। ओके, मतलब जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, पूरा जैसे पोलिनोमियल चैप्टर देखा हमने तो वो एल्जेब्रिक ही था सब, a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब, ये सब फॉर्मूलाज आएंगे, उसको एक्सपांड करो, सॉल्यूशन लाओ, सिंप्लीफाई करो, वही सब है। इसमें भी अब जो हम आगे मेथड्स देखने वाले हैं, अब उसमें ग्राफ नहीं है, उसमें हमें करना ही है डायरेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नथिंग बट, हमें जैसे कल हमने शॉर्ट्स में धीरे धीरे 1-2 न्यूमेरिकल में क्रॉस चेक किया था, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है
कि तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस में भी कोई भी एक इक्वेशंस पकड़ लो, उसमें एक x को या y को LHS में रखो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सम वैल्यू विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करो सो दैट तुम्हें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो वैल्यू मिल गई अब उसको वापस कहीं पर भी पुट कर दो तो दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। और यही तो हमारा मेन एम है, मोटो और से गोल है क्या, कि x और y की वैल्यू पता चले। अंडरस्टूड? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अच्छे से ध्यान देना। ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम्हें सॉल्व करना है। अगर ना दिया हुआ हो देन यू कैन यूज व्हाटएवर मेथड यू वांट। ओके, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन, जो भी हो। मेन पर्पस है कि तुम्हें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, वैसे जैसे कि कई जगह पे इक्वेशंस बन जाते हैं, हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी देखा कि भाई x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करो, मतलब वो रिलेशन इन द सेंस व्हाट, एक इक्वेशन मिलता था हमें। ओके, एक इक्वेशन मिलता था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो एक रिलेशन है। नहीं तो वहाँ तो डिस्टेंस की बात होती थी एंड ऑल, तो अब यहाँ पर तो एक इक्वेशन मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दो पॉइंट के बीच में रिलेशन फाइंड करो, लाइक दैट। ओके, तो मतलब कि कोई भी मैथ्स में, फिजिक्स में भी बहुत मतलब फुल यूज होगा। क्या? दो इक्वेशन मिल गए तुम्हें जिसमें दो वेरिएबल है। ओके, से प्रेशर है और टेम्परेचर है। एक इक्वेशन है जिसमें प्रेशर x प्रेशर है और y टेम्परेचर है। ओके, तो दो इक्वेशन मिल गए, अब दोनों को सॉल्व करो सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो मतलब कि प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आएगा, 10th की केमिस्ट्री में नहीं आएगा, बट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब में ही जहाँ जहाँ इक्वेशन होंगे वहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड्स यूज होगी। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, और कितने चाहिए मिनिमम, जितने वेरिएबल हो ना उतने इक्वेशंस चाहिए मिनिमम। जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन होगा मेरे पास, तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता। दो वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम मुझे 2 इक्वेशंस तो रिक्वायर्ड है। 3 मेरे पास इक्वेशंस है और से 3 वेरिएबल्स है तो ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 3 वेरिएबल्स है x, y एंड z और सिर्फ 2 ही इक्वेशन है तो मैं वैल्यू ढूंढ सकता नहीं। करते ही रहोगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो जितने वेरिएबल हो मिनिमम उतने इक्वेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। अंडरस्टूड? ये सब बहुत बेस है, तुम्हें सब कुछ इतना डीप नहीं आएगा, बट ये बता रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? चलो तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला है x प्लस वाई 14 एंड x माइनस वाई 4। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। सही है ये? पक्का? ओके, चलो तो सपोज अब लिखने तुम्हें पहले से ही स्टार्ट कर देना है। वी हैव गिवन, दोनों इक्वेशन लिख लो। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इन इक्वेशन 1 ऐसे लिखना स्टार्ट करो। ओके, इन इक्वेशन 1 x plus y is equals to 14, so you can write, say x is equals to 14 minus y। अब फिर से तुम्हें सेंटेंस लिखना है कि putting the value of x in equation 2 we will get, से अब यहाँ इक्वेशन 2 में रखेंगे, सो से 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर माइनस वाई माइनस 2y, सो 14 माइनस 2
2y is equals to 4. Therefore 2y को वो साइड ले जाओ, 4 को यहाँ ले आओ, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, और ये वो साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 10/2 5. तो ये हमें y की वैल्यू मिली. नाउ फिर से हमें सेंटेंस लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equals to 5 in इक्वेशन. अब कहाँ इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखोगे, जहां से तुमने पहले x को निकाला और फिर तुमने y में वैल्यू रखी, तो y में वैल्यू रखी तब तो तुम्हारा ये आया, तो अब वापस तुम्हें फर्स्ट में रखना. ओके, देखो जैसे कि y is equals to 5 यहाँ रखेंगे, तो y is equals to 5, तो वो -5 वो साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x 9, और यहाँ y is equals to 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा x is equals to 9. आ गया दोनों में आंसर. अंडरस्टूड. ओके, सो इक्वेशन से 1 वी विल गेट से x प्लस y की वैल्यू क्या आई है 5 is equals to 14. Therefore x is equals to 14 minus 5. Therefore x is equals to 9. So we have the value of x is equals to 9 and y is equals to 5. That's it. यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्यों ये मेथड है, क्योंकि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू विच इज से x is equals to 14 minus y सब्स्टिट्यूट की दूसरी जगह. सब्स्टिट्यूट करना मतलब रिप्लेस करना. तो x की वैल्यू x ना लिख के हमने क्या लिख दी 14 माइनस वाई, क्योंकि x और 14 माइनस वाई दोनों सेम है, तो हमने x की जगह दूसरी x की वैल्यू से रिप्लेस कर दी. रिप्लेस का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट करना. दैट्स वाई मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. जैसे हमने पहले भी शायद एग्जांपल लिया था क्रिकेट मैच का. सो सपोज सारे खेल रहे हैं, किसी को लग गई, इंजर्ड हो गए, तो अब सपोज बॉलर इंजर्ड हो गया है, तो ट्राई करेंगे कि वो मतलब यहाँ पर तो फिक्स है हमारा कि कौन सा पर्सन आ सकता है, 12th मैन कौन है, वो 12th मैन ही आ सकता है. ओके, फिर ऐसा नहीं है कि जिसका मन हमें जो चाहिए वो उसको उठा लो, कोई इंजर्ड हो गया तो. नहीं तो फिर बॉलर इंजर हो गया लेकिन अभी ज़रूरत मैच में बैट्समैन की है तो हम बैट्समैन को ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. जो पहले से है वही आ सकता है. हम अभी क्रिकेट नहीं सीख रहे हैं. चलो फिर से, दैट मीन्स व्हाट, कि एक निकाल के दूसरा आ जाए, रिप्लेस कर दे उसको, उसको ही हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं. ओके, नहीं बोलते कि सपोज तुम जॉब कर रहे हो और जॉब में लीव लेने जाओ बॉस के पास, तो सर कल नहीं आए. अच्छा, तेरा सब्स्टिट्यूट कौन रहेगा कल, मतलब तुम जो रोज काम करते हो, तुम कल नहीं आओगे तो वो काम तो नहीं होगा, कौन करेगा. तो क्योंकि सर वो जो ये बंदा है ना, वो कल डबल शिफ्ट करेगा. डबल शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट 8 आवर्स की और दूसरी शिफ्ट वापस 8 आवर्स की, मतलब 16 आवर्स ड्यूटी करेगा. मैंने उससे बात कर ली है, तो बोलेंगे ठीक है मुझे काम चाहिए, तो काम हो गया, दैट्स इट. तो वैसे चलता रहता है. ओके, फिर जब उसको ज़रूरत होगी, छुट्टी लेनी है, घूमने जाना है, तो बोलेगा भाई मैंने तेरी की थी 8 आवर की शिफ्ट, चलो अब तू भी कर ले एक, तो मिला ओके. तो वैसे चलता रहता है. तो दैट इज सब्स्टिट्यूट. कोई ना कोई काम हो जाना चाहिए. ओके, वैसे तो तुम यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रखो, काम हो जाना चाहिए, हमें हमारी x और y की वैल्यू मिलनी चाहिए. अंडरस्टूड. सिंपल है मेथड. अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इक्वेशन तो है और कैलकुलेशन ही है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस एलसीएम वही आने वाला है, तो कुछ टफ नहीं है. ध्यान देने की बात वो है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन हो तो तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए. ओके, दैट वही प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और करते रहो प्रैक्टिस. 1 घंटा मैंने जैसे बोला था, वो 1 घंटा दे दो, और उसके लिए मत सोचो कि ये मेरी फर्स्ट एग्जाम में है या नहीं है. लास्ट एग्जाम में तो सब कुछ ही आने वाला है, फायदा रहेगा. ओके, और तुम लॉजिकली सोच पाओगे. ओके, टाइम हो तो पहले तुम अपनी जो फर्स्ट एग्जाम आने वाली है स्कूल की, उसकी प्रिपरेशन करो, लेकिन उसके बाद भी फिर भी टाइम है, रिवीजन करो. थोड़ा टाइम है तो एटलीस्ट एक दिन, सिर्फ एक दिन ही 1 घंटा देना है. क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है चैप्टर और अभी ही तुम प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हैव गुड इम्पैक्ट.
ओके, थोड़ा अंदर डीप डाउन चला जाएगा, तुम्हारे अंदर दिमाग में चला जाएगा ये सारी बातें अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, तो भले ही तुम सपोज बहुत डिटेल्ड में ना जाओ या न्यूमेरिकल शायद ना सॉल्व कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टेटमेंट वैसे इक्वेशन कैसे बनाने हैं उसमें तुम्हें मतलब एकदम क्या बोलते हैं प्रो लेवल का बन जाना है। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये था पहला न्यूमेरिकल। चलो, सो अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या गिवन है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, अच्छे से तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। क्या गिवन है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 plus t by 2 plus t by 2 is equals to 6. is equals to 6. Let us say that this is equation 1 and this is equation 2. In equation 1 s minus t is equals to 3, ये सेंटेंस लिखो, and उसके बाद so that we will have s is equals to 3 plus t. Okay, s की वैल्यू मिल गई which is 3 plus t. From the equation 1 वो सेंटेंस लिखना है। Okay, अब क्या करेंगे? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस, वो तो करना ही है, लेकिन उससे भी पहले एक स्टेप लेना हो तो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, ये सेंटेंस लिख लो। यहाँ पे सेंटेंस लिखना था तुम्हें क्या सेंटेंस लिखना था कि इन इक्वेशन 1 वी हैव से इन इक्वेशन 1 वी हैव और उसके बाद तुम्हें इक्वेशन लिखना है। सो s इज इक्वल टू दिस, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, देते जाओ, क्या प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करो तो 3/2 ये सब है, तो उसको एलसीएम ले लेते हैं हम विच इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ हो जाएगा 3 2 ज़ा और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू व्हाट? 6। ओके, करेक्ट है। 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ भी 6 है, देयरफॉर से 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 यहाँ आ जाएगा तो 36 एंड वी विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से सेंटेंस लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 वी विल गेट, कोडिंग पढ़ा रहे हैं सर। ओके, चलो, सो वी विल गेट, क्या किया हमने कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 3 में से s की वैल्यू ले ली और इन इक्वेशन लिखोगे ना ऐसे पूरा, हाँ ऐसा मत लिख देना। ओके, तो ये तो सिर्फ तुम्हें ध्यान में आए कि हाँ यहाँ लिखना है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं डाल देना है, लिखना है सेंटेंस। ओके, हाँ, सो थोड़ा आराम भी रह जाए और थोड़ा हमारा टाइम भी सेव हो जाए इसीलिए। हाँ चलो, कहाँ गए हम? ये रहे, तो s की वैल्यू है 3 प्लस t, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। देयरफॉर ये अंदर जाएगा, सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 वो साइड जाएगा और ये हो जाएगा
5t और ये हो जाएगा 30. Therefore t is equals to what? 6. This is again equation number 6. Putting the value of t from equation 5 in equation say 1, we will get क्या मिलेगा हमें? s minus t is equals to 3. Therefore s minus t is equals to 3. Therefore s is equals to 9. So s is equals to 9 and t is equals to 6 is the solution. Understood? Okay. देखो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख देते तो भी आंसर आ जाता. 3 plus t, यहाँ पे 3 plus t लिखो, देन एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो तो भी आंसर आ जाता. लेकिन आ जाता, कोई बात नहीं. अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता कि ना कर सके. वो मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो डायरेक्ट पुट करना हो तो ऐसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, और ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करना हो सो वो थोड़ा सिंपल रहेगा. मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे. अगर तुम वेरी शार्प हो, फोकस्ड हो, तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो. अंडरस्टूड? ओके, चलो. तो ये सेकंड था. न्यूमेरिकल नंबर 3. Hmm. 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. चलो बोलो. 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. सही है, देख लो एक बार. ये फर्स्ट और ये सेकंड. एक चीज ये कर सकते हैं हम कि इसमें से 3 निकाल सकते हैं. ओके, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2 लिख दो. सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी विल गेट. कैसे? यहाँ से 3 निकाला तो बचा क्या? 3x 5 और वो 3 इसके नीचे चला गया तो 9/3 इज इक्वल टू 3. समझ में आया क्या किया? ये पूरे दोनों टर्म में से 3 निकाल लिया. ओके, तो यहाँ क्या बचा? 3x माइनस ये चला गया तो -1. वो 3 यहाँ नीचे चला गया तो 9/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? समझ में आया? और यू कैन ऑल्सो से दैट डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड बाय 3, ये भी बोल सकते हो. यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो भी यही आंसर है. अंडरस्टूड? समझ में आया? और से सिंप्लीफाइंग, तो ये हमारा ये थोड़ा सिंपल हो गया तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. अब देखो क्या देखना है अभी, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ सेम आ गया है. ओके, 3x minus y is equals to 3 है और सेकंड भी क्या है? 3x minus y is equals to 3. That means what? दो इक्वेशन आए हैं. ओके, निकालो अब a1. देखो ये ऐसा है तो सोचो, अब वो वाला सोचो, a1 b1 c1 वाला. हाँ, कोइंसिडेंट. ओके, कोइंसिडेंट लाइंस विल बी देयर क्योंकि a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 all 3 are equal. So कोइंसिडेंट लाइन में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ओके, सो you can write that here we will get तीनों. हाँ, so here we will get infinitely many solutions. So there will be no specific value of say x or y. Okay, infinitely many solutions है because both the equations are same. Understood? इसके लिए पीछे क्या लिखा हुआ है देख लो. फर्स्ट इक्वेशन ही सिर्फ लिखा हुआ है. अच्छा, ओ सिर्फ इक्वेशन.
समझ में आ गया? सेंटेंस लिख लो तो दैट विल बी गुड कि सिंस बोथ द इक्वेशंस आर सेम वी विल गेट infinitely many solutions because the equation represents the lines which are coinciding with each other. Okay, therefore infinitely many solutions will be there. Full stop. कि infinitely many कौन से? अरे वो तो many मतलब many. अब तुम कोई भी बताओ, जैसे कि ये इक्वेशन है तो मैंने यहाँ x और यहाँ y ले लिया तो x की वैल्यू 1 ले ली, 0 ले ली तो x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू -3 आ गई, y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू 1 आ गई. तो ऐसे तो इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है. ओके, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, तीसरा, चौथा, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन मिलते जाएंगे क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है तो ये देखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा. ये सॉल्यूशन है वो भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा. जितने लो उतने दोनों को सेटिस्फाई करते जाएंगे. क्यों? क्योंकि बोथ आर कोइंसाइडिंग. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट. ओके, अंडरस्टूड. तो ऐसा पूछ सकते हैं. फिर ऐसे हाँ आता ही अच्छा 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, वो वैल्यू यहाँ रखो. ये फिर बोले अरे 5 इज इक्वल्स टू 5. भाई तो ऐसा ही आंसर आएगा ना फिर 5 इज इक्वल्स टू 5. दोनों इक्वेशन सेम है तो ऐसा करने लगोगे तुम तो फिर टाइम जाएगा और लास्ट में आना तो यहीं पे है. क्या ऐसे फटाफट? अच्छा 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई और x is equals to 3 plus y divided by 3. Putting the value of x in equation number 2, तो 9 x की जगह लिख देंगे 3 plus y divided by 3 minus 3y is equals to 9. तो ये 3 3 सा 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 plus 3y minus 3y is equals to 9. तो माइनस प्लस कैंसिल तो कोई 9 is equals to 9. आगे क्या करूँ सर? अरे कुछ नहीं करना है. 9 is equals to 9. तो हाँ सही बात है, 9 is equals to 9. That means फिर यहाँ करके फिर तुम्हें थॉट आएगा 9 is equals to 9 means ऐसी सिचुएशंस हो सकती है. तो इससे अच्छा है पहले ही सिंप्लीफाई करके देखो कि सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं. ये भी करो कि गलत नहीं है, यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे. सेम सेंटेंस अब लिख दो कि सिंस इक्वेशन नंबर since this solution line which represents equation 1 and equation 2 are coinciding with each other, therefore infinitely many solutions are possible. Full stop. खत्म. Understood? तो ये ऐसे करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे. वो थोड़ा स्मार्टर वे है. ओके, तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था. फोर्थ, हाँ 0.2x 0.3y is equals to 1.3. 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3 and 0.4x 4x plus 0.5y 0.5y 2.3. is equals to 2.3. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. तो यहाँ पर भी डायरेक्टली तुम करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. सो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 and 2. तो कैसे? 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2/10. ओके, सो 2x by 10 plus 3y by 10 is equals to 13/10. ये दोनों में से 10 कॉमन, ये इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2x plus 3y is equals to 13. सिमिलरली 4x plus 5y is equals to 23. डन? समझ में आया और डाउट? 4/10, 5/10, 23/10.
10 कॉमन, वहाँ का और यहाँ का कट, तो वैल्यू आ गई। अब आगे न्यूमेरिकल जैसे हम करते हैं वैसे ही क्या 2x की वैल्यू निकाल लो, दैट विल, ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम x की ही वैल्यू निकालो, y की भी निकाल सकते हो, ओके कोई भी निकाल सकते हो। से 13 माइनस 3y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अरे यहाँ भी है, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, वी विल गेट से 4, x की जगह 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओवर 5y is equals to 20. Understood? Okay. And here say 2 2s are 4. So 2 अंदर जाएगा तो 13 2s are 26 minus 6y plus 5y is equals to 23. So ये हो जाएगा माइनस y, वो वहाँ चला जाएगा तो प्लस y। ये समझ में आ रहा है ना सब? 26 minus 23 is equals to 6y minus 5y. Therefore, y is equals to 3. And putting the value of y is equals to 3 in equation number whatever, say 3. So 2x plus 3y की जगह 3 is equals to 13. So 2x is equals to 13 minus 9. That will be 4, and therefore x is equals to 2. So x is equals to 2 and y is equals to 3 is the solution. Understood? समझ में आ रहा है? ओके, कोई डाउट? आ गया समझ में? तो ये सारा तो समझ में आ रहा है और आना ही चाहिए, गुड। तो हम हो सके तो डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करते हैं। अदरवाइज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से इक्वेशन लाना है वही तुम्हें मेन तो सीखना है, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है। चलो फिफ्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? रूट 2x रूट 3y इज इक्वल टू 0। रूट 2x, ये x बाहर है या अंदर है? बाहर। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। is equals to 0. This is equation 1, this is equation number 2. Now simplification के लिए हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, देन a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे अच्छा है जाने दो जैसे जा रहा है। ओके, सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 we will get say root 2x is equals to minus root 3y, and therefore x is equals to root 3 by 2 minus y. डन? मतलब ये रूट 3 बाई रूट 2 था तो मैंने एक साथ लिख दिया रूट 3 बाई 2 माइनस y. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, रूट 3 इंटू माइनस यहाँ दे दिया, ये लो यहाँ रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. सो रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस रूट 8, इसको भेजो वापस, इज इक्वल्स टू रूट 8y. Therefore y is equals to minus 3 by 2, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये रूट नीचे जाएगा, अरे यार ये ऐसे था, रूट 2 1 अपॉन रूट 8। समझ में आया ये क्या क्या? ये रूट 8 नीचे चला गया तो ऊपर क्या था माइनस 3, नीचे क्या आ गया रूट 8 इंटू रूट 2, तो रूट 8 इंटू रूट 8। डन? अब -3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैं पूछ रहा हूं, हाँ, आंसर नहीं है। रूट 2 इंटू रूट 8, क्या मैं इसको रूट 16 लिख सकता हूं? हाँ या ना? नहीं नहीं लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके,
चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 में है ऐसा, अभी हम लोग को चल रहा है चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9, यहाँ पे होगा शायद। कौन सा चैप्टर चला था अभी? नंबर सिस्टम। ये देखो, ये जब न्यूमेरिकल करे तो वो चीज आती है। √2 इंटू √2, उसको 2 लिखते हैं हम, तो वो कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, समझ में आ रहा है? √2 इंटू √2 है, उसको हम क्या लिख देते हैं? इज इक्वल टू 2। वो कैसे हुआ? √2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 2। √4 होता है 2, इसलिए 2 लिखते हैं। अंडरस्टूड? लिख सकते हैं, मैथ्स का रूल है। और यहाँ जो लिखा था वो भी लिख सकते हैं, क्या? √3 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू होल √3 बाय 2, ये भी लिख सकते हैं। ओके, चलो, सो ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? -3/4 हो गया, क्योंकि √16 क्या है? 4 का स्क्वायर होता है 16। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसका नाम लो से 3, इन इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू ये माइनस √3/√2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 3/4। सो हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है? 3√3 डिवाइडेड बाय 4√2, ऐसा ही है, राइट? अब ये x की वैल्यू थोड़ी अटपटी आई है, 3√3 कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यही है, देखो आंसर यही है ना? 0 is to 0. क्या है? X 0 y 0. 0 0 आ रहा है, तो कहीं हमने गलती की है। दोनों क्या आ रहा है? 0 0, 0 0. तो कहीं गलती की है हमने, यहाँ ही है ना, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। देखो सबसे ये सही है, पहले ये देखो। ओके, चलो, सो √2x इज इक्वल्स टू -√3y। ओके, देन x इज इक्वल्स टू रूट माइनस में √3y डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो मैंने यहाँ में लिख सकता हूँ √3/2, करेक्ट। इसकी वैल्यू हम अभी हमने सेकेंड इक्वेशन में रखी, तो यहाँ पर था √3 और ये x की वैल्यू रखी -√3 डिवाइडेड बाय √2। यस, गलती मुझे तो पकड़ में आ गई। क्या है गलती? x की वैल्यू रखने में गलती की है हमने। x की वैल्यू क्या है? -√3/2, तो ये रहा -√3/2। ये y रखना भूल गए हम, समझ में आया? y भी है वहां पर, अंडरस्टूड? पता चला गलती पता चली, श्योर? ओके, चलो, तो इसको ये देखा टेढ़ा आंसर आया ना, इसीलिए डाउट तो आया ही। हाँ, चलो, सो यहाँ पे और क्या है? इंटू वाई, डन। x की वैल्यू यहाँ रख दी, तो √3/2 माइनस यहाँ पर है, वो √3 पहले से था, यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा, और y भी यहाँ एंट्री हो गई है। तो अब क्या आया है कि -3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8, मतलब इज इक्वल्स टू √8y। डन? समझ में आया?
फिर से यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो कट हो जाएगा ये तो। ओ अच्छा है undo का ऑप्शन। फिर से करते हैं पूरा ही। ओके देखो क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ से √2x इज इक्वल्स टू -√3y, therefore x इज इक्वल्स टू -√3y divided by √2. Putting the value of x in this, √3 x की जगह पे -√3y whole divided by √2. Done? -√8y is equals to 0. Therefore यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 इंटू √3 -3y डिवाइडेड बाई √2 -√8y इज इक्वल्स टू 0. यही है करेक्ट, यही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एलसीएम ले लेता हूँ। सो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -3y माइनस ये √2 इंटू √8 √16 होगा, √16 मतलब 4 होगा, तो 4y डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0. ये √2 वहाँ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। Therefore -3y -4y is equals to what, 0. Therefore -7y is equals to 0. -7 0 के नीचे चला जाएगा तो y is equals to 0. Understood? और y is equals to 0 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, so x will be equals to -√3 divided by √2 multiplied by 0, that is equals to 0. ओके तो हमारी गलती हुई थी ये वैल्यू पुट करने में, हमने y छोड़ दिया था, y भी आएगा ऑब्वियसली। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे ही वहाँ पे y की वैल्यू तो मिल गई थी, लेकिन x की वैल्यू कितनी ऑड मिली थी, सो इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि आंसर चेक करो। और यहाँ पर तो आंसर चेक कर सकते हो सर, एग्जाम में क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ऑड वैल्यू आई है, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं, अंदर रख कर देखो, सेटिस्फाई नहीं होगा। x और y की वैल्यू यहाँ रख कर देखो, सेटिस्फाई होगा ही नहीं। जैसे अभी तुम्हारी x और y की वैल्यू है, सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों 0 है, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू, अब नहीं, वो तो यही शीट थी, नहीं तो वीडियो में जाके हम देख सकते हैं कि x की और y की जो वैल्यू है वही डायरेक्टली तुम यहाँ पुट करो। x की और y की जो वैल्यू आई थी हमारी, वो यहाँ पे पुट करो, इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि हमारी गलती हुई है। अंडरस्टूड? तो ऐसा कब चेक करना है, हर न्यूमेरिकल में चेक करने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे तुम्हें, जैसे मैंने अभी मुझे लगा तो मैंने कैसे बोल दिया कि इसका आंसर पीछे चेक करो। ओके तो वैसे ही जहाँ भी तुम्हें ऐसा ऑड आंसर दिखे, वहाँ पे तुम्हें क्रॉस चेक करके देख लेना है, वैल्यू पुट कर दो, पता चल जाएगा आंसर सही है, कैलकुलेशन सही है या रॉन्ग। डन? ओके चलो चलो, तो ये हमारा हो गया है 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट। देन न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ओके क्या बोल रहे हैं, सॉल्व दिस। अच्छा 6 भी है, ओके अच्छा, ये यार मैं क्यों ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, बुक तो है। बोलो पेज नंबर 50। चलो सो फर्स्ट का 6, फर्स्ट का 6 न्यूमेरिकल
क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया ये, 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2 and x by 3 plus y by 2 is equals to 13 by 6. 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2 and x by 3 y by 2 is equals to 13 by 6. Okay. So पहले तो सिंप्लीफाइंग बोथ इक्वेशंस एलसीएम ले लो. सो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे, सो 9x और यहाँ पे आएगा 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड therefore ये यहाँ बन जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12. वैसे ही यहाँ पर 6 2 आएगा, सो 2x यहाँ 3 आएगा, 3y इज इक्वल्स टू 13 बाई 6. therefore 6 गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. इक्वेशन 1 2 3 4. यहाँ पे किसी को डाउट, हमने एलसीएम लिया है, दोनों का एलसीएम क्या 6, तो ये 2 3 सा 6 और 3 2 सा 6. 3 ऊपर जाएगा तो 9x हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 10y हो जाएगा, तो वो वहाँ लिख दिया है. और ये जो एलसीएम है 6 वो ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे 2 6 या 12 हो जाएगा. सेम चीज़ यहाँ की है, 3 2 सा 6 और 2 3 सा 6, 2x 3y 13 बाई 6. अब तुम 6 ना काटो तो ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 और 6 कट हो जाएगा, वही होने वाला है. सिंपल. ओके. अब वही चीज क्या करेंगे, देखो हर बार ऐसा हम x ही ले रहे हैं, हम छोटा लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. सो 2x इक्वेशन नंबर 2 से निकालते हैं. 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y. therefore x is equals to 13 minus 3y divided by 2. Putting the value of x in equation number 1. Okay. अब देखो तुमने 2 में से निकाली, वापस 2 में मत रख देना. ओके 2 में से तो निकाली है वैल्यू. सो अब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. सो 9 x की वैल्यू थी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12. डन. 9 कहाँ गया भाई, सही है ना, 9x की वैल्यू कहाँ गई है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. ओके माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12. देयरफॉर अब क्या करें, कुछ नहीं, अंदर ले जाओ और क्या, कुछ नहीं कर सकते. सो 13 130 और उसमें से 13 गए तो 117 माइनस 27y डिवाइड बाई 2 है ये. अब फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस 20y और ये 2 यहाँ चला जाएगा तो माइनस 24. क्या किया है, एलसीएम लिया है. इसका और इसका दोनों का एलसीएम आएगा वापस 2. ओके. सो ये तो अंदर चला गया, यहाँ पे 2 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा और जो एलसीएम वाला 2 था वो सामने चला जाएगा तो फिर यहाँ पे 12 के 24. डन. ओके. नाउ ये दोनों माइनस वाले को वो साइड ले जाते हैं तो 20 20 40 एंड 47y. ओके 47y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा 117 प्लस 24. सो 121 एंड 141. सो y की वैल्यू आ जाएगी 141 डिवाइडेड बाई 47. 47 ना. Y is equals to 3. अच्छा y is equals to 3. ओके y is equals to 3. ओके दोनों प्राइम नंबर है बट y is equals to 3 हमें मिल गया. देन वो वैल्यू वहाँ रख देंगे तो x will be equals to 13 minus 3 into 3 divided by 2. So 13 minus 9 4 by 2 2. सिंपल है, फिर तो कैलकुलेशन ही. समझ में आ रहा है पक्का. तो ये हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के 6 पार्ट हो गए.
अंडरस्टूड ओके चलो सेकंड वाला पढ़ो क्या है उसमें अलग वो देखो मैं पानी पी लेता આ કેમેરા શો માટે થોડી છે હે નૈતિક ઉતાવળ હે લો એ દુનિયા લાગી બરાબર ને ખોટી વાત છે નહીં આવડે તો કેમ મેડમ નહીં આવડે મેડમ શીખવાડે चलो क्या अलग है कुछ ये नहीं है इसके जैसा ही है सब जोर से बोलो m की वैल्यू ढूंढनी है ओके तो वो कैसे ढूंढेंगे हाँ ऐसा ही है x और y की ढूंढ लो और फिर जो इक्वेशन गिवन है उसमें x और y की वैल्यू रख दो तो m की वैल्यू मिल जाएगी वही है चलो तो अब थोड़ा फटाफट देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2 ओके सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 ये माइनस है भाई ओके 24 and find the value of m where y is equals to mx plus done y is equals to mx plus 3 ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं पहले में से 2x की वैल्यू निकालो अब दूसरे में 2x है तो छेड़ो ही मत उसको डायरेक्ट 2x की वैल्यू रख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 2 सो 2x की जगह लिख देंगे 11 माइनस 3 अब यहाँ 2x की ढूंढी है तो वापस 2 into x की जगह ये मत लिख देना ओके ये तो डायरेक्ट 2x है यहाँ भी 2x है इसलिए हमने ऐसा किया सो डायरेक्टली 11 minus 3y minus 4y is equals to minus 24 so 11 minus 7y is equals to minus 24 ये यहाँ आ जाएगा वो वहाँ चला जाएगा तो 24 और 11 हो जाएगा 35 is equals to 7y and y is equals to 5 y की 5 की वैल्यू यहाँ रख देंगे कहाँ रख देंगे कहीं पर भी रख दो ओके यहीं पे रख दो तो 2x will be equals to 11 minus 3 into y की जगह 5 so 11 minus 15 that will be minus 4 therefore x is equals to minus 2 तो x is equals to minus 2 y is equals to 5 वैल्यू चेक करनी हो तो कर लो क्या है minus 2 तो यहाँ हो जाएगा minus 4 और ये हो जाएगा 15 minus 4 11 is equals to 11 सही है अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू रख दो 5 इज इक्वल टू m x है x माइनस 2 प्लस 3 सो ये प्लस 3 को यहाँ ले आओ तो 5 माइनस 3
2 इज इक्वल्स टू -2m, -2 को यहाँ ले जाओ, सो हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू m। डन। 2/2 1 और माइनस वो सेट तो m इज इक्वल्स टू -1, दैट्स इट। सिंपल है। देखो कितनी इजी चैप्टर है। पूरा हमारा इसके साथ हमारा 50% मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, हमने पहले बात की थी। तो 50% ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 10 विल बी कंप्लीटेड बाय दिस वीक। ओके, ये हमारा खत्म चैप्टर, तो ये खत्म। तो सोचो 50% में से तुम्हें कौन सा चैप्टर टफ लगा? वेरी क्विक आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करो, जो तुम्हें लगा हो उसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, उसमें क्या है, सारी एक्सरसाइज में डिफरेंट है। पहली एक्सरसाइज में पाइथागोरस है, सिर्फ पाइथागोरस। ओके, कि भाई sin 30 ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस कॉस, तो भाई एडजेसेंट हाइपोटेनियस tan ऑपोजिट एडजेसेंट, बस वही है पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में वो वैल्यूज हैं, सो वैल्यूज याद रख लो, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एंड थर्ड एक्सरसाइज में वो तो एक तो निकल गया है, थर्ड एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज है। सो 3 आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, देन 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर cos सेकेंड स्क्वायर। 3 आइडेंटिटी है, उसका यूज करना है। प्रैक्टिस अगर सबसे ज्यादा करनी हो तो लास्ट एक्सरसाइज की ही करनी है, जहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना हो या कोई भी के वैल्यू ढूंढो, ये वो करना हो, तो लास्ट एक्सरसाइज की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो तुम एक 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि लास्ट की प्रैक्टिस करोगे उसमें भी फर्स्ट और सेकंड आ रहा होगा, तभी लास्ट वाला आएगा। ओके, तो दैट्स इट, प्रैक्टिस ज्यादा करो, हो जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर्स तो देखो डिट्टो मार्क्स लेने वाले चैप्टर्स हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बाय डिस्टेंस फार्मूला और वो सेक्शन फार्मूला, चैप्टर खत्म। 2 ही फार्मूला में चैप्टर खत्म। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn इज इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला लिख दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चैप्टर खत्म। हाँ, अलग अलग वे में लगाने हैं फॉर्मूलाज, वो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सोचो इतना कुछ ज्यादा नहीं है। अलग अलग वे में, अभी जैसे कल हमने ये देखा ग्राफिकल मेथड, तो सिंपल था, ये एक में से निकालो दूसरे में से। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाली आएगी एलिमिनेशन, वो भी बहुत इजी, बहुत इजी। बता दूं कैसे? एलिमिनेशन ये है, ऐसे 2 इक्वेशन गिवन है, सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन। हमें पता है यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये माइनस है उसका प्लस, और ये माइनस है उसका प्लस, तो ये प्लस ये माइनस कैंसल्ड हो जाएगा। प्लस 3y प्लस 4y दैट इज 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 35, y इज इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। ये एलिमिनेशन मेथड है और कुछ नहीं, यही एलिमिनेशन मेथड है और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर तो डायरेक्टली इक्वल है, इक्वल ना हो तो हमें इक्वल बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मुझे गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -12, ये गिवन है, और मेरा पहला इक्वेशन वो है, तो वहाँ 2x है और यहाँ x है, तो मुझे यहाँ भी 2x बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। अब 2x आ गया, कट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो या तो y वाली टर्म सेम होनी चाहिए या तो x वाली टर्म सेम होनी चाहिए, तब जाके एलिमिनेशन होगा। वो हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सब कुछ ही अलग हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अब क्या करें? तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 3 4 12 हो जाएगा, y कट हो जाएगा। समझ में आया? ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर लो तो खत्म। तो बहुत इजी है सारे चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर्स देखो, सेकंड चैप्टर देखो। फर्स्ट में तो एक ही मेथडोलॉजी, नंबर चेंज होता रहता है, वही चीज रटी रटाई समझी हुई जो हमारी है, बस लिखते जाओ, वही है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में अगेन अलजेब्रा, पॉलिनोमियल, फॉर्मूलाज याद होने पड़ेंगे, a² b² रैशनलाइज करना, a + b होल क्यूब, a³ + b³, जो भी जितने भी आए सारे फॉर्मूलाज। थर्ड चैप्टर। फिर प्रोबेबिलिटी हमने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया, एक ही फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी खत्म। बहुत इजी है। तुम्हें लगे, अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम्हें लगेगा अरे यार पता नहीं
लोगों के मार्क्स कम क्यों आते हैं, यहाँ तो इजी है मार्क्स लाना, ऐसा लगेगा। ऐसा कब लगेगा, जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तब। वो लगाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी, वो सब आउटकम्स है। ऐसे हमें कॉन्फिडेंस आना आउटकम है, हमें सब कुछ इजी लगना आउटकम है। वो आउटकम इजी लगे, कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए हम नहीं कर रहे। हमारा गोल है कि हमें सब कुछ आ जाना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हम उसके लिए कर रहे हैं। तो मार्क्स आ गए वो मेन आउटकम है, हमें समझ में आ गया वो मेन आउटकम है। बाकी सारे आउटकम्स है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फटाफट हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, वो सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं। समझ में आया? ओके, ये था सेकंड। और आगे पढ़ते हैं। चलो, नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। फॉर्म, नॉट फ्रॉम, फॉर्म मतलब बनाओ, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये है भाई, ऐसे न्यूमेरिकल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अच्छे से ध्यान देना, इक्वेशन बनाने में ही ध्यान देना है, बाकी तो तुम्हें आ गया है, आ गया ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट वन। क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड देम। दो सेंटेंस गिवन है, दो इक्वेशन मिल जाएंगे। पहला, दो नंबर की बात चल रही है, दो नंबर, तो से फर्स्ट नंबर से x, अनदर नंबर से, मैथ्स लाए हो ना? हाँ। फर्स्ट नंबर से x, सेकंड नंबर से y। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो भाई ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस, तो मैं मान लेता हूँ कि x बड़ा है, एज्यूमिंग, लिखो यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट x इज ग्रेटर देन y, सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्योंकि डिफरेंस गिवन है तो दोनों का डिफरेंस 26, एक इक्वेशन मिल गया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये तो तुमने एज्यूम किया है ना, उसका यूज करो। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। बड़ा कौन था? x बड़ा था, हमने ही माना है ना, हमने ही एज्यूम किया है। सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। बड़ा कौन है? x। अब हमें कल वाला याद करो, चॉकलेट याद करो, x बड़ा है। अब हमें 3 टाइम्स मतलब क्या करना है? प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है? टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। मोर, एड, मोर, एक्सीड्स, ये सारे वर्ड्स हो तो प्लस, और टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई। सो अब बड़ा है x और छोटा है y। अगर मुझे x इज इक्वल्स टू y लिखना हो, इक्वल कर देना हो दोनों को, तो मुझे 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? y के साथ, क्योंकि y छोटा है, तभी इक्वल टू आएगा ना। नहीं तो ऑलरेडी x बड़ा है और x को ही 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। मुझे तो इक्वल टू लिखना है, मुझे पता ही है वो बड़ा है। अंडरस्टूड? तो y के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? x इज इक्वल्स टू 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। ओके, सो 3y minus y is equals to 26. Therefore 2y is equals to 26. Therefore y is equals to 13, and therefore x is equals to 13 3s are 13, 13 and 39. So two numbers are, one number is 39, another number is 13. अब क्रॉस चेक करो, हो रहा है। पहला 39 minus 13 26 आ रहा है। दूसरा x is equals to 3y, तो हाँ ये तो वही तो फाइंड किया है। सो से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों सही है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो तो ये था हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन देखते हैं। यही ध्यान देने हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो।
सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 या 90, 180, यस, ओके। सो सप्लीमेंट्री मतलब 180 और 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, यस, ओके। सो 90, दो एंगल मिलके अगर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट मीन्स दोनों का सम क्या होगा 90। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों का सम क्या होगा 180। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तुम्हारी जो सप्लीमेंट्री आती है ना वो 18 पेजेस की आती है, वैसे याद रखना। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो मतलब दो एंगल हैं, सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स व्हाट, अगेन x प्लस y इज इक्वल्स टू 180। इसी को सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ये तो एक तो बन गया इक्वेशन, दोनों का सम क्या होगा 180, तो अभी तो सप्लीमेंट्री है। अब यहाँ भी हम एज्यूम कर लेंगे क्या, x ग्रेटर देन y लिखो, लेट अस एज्यूम दैट x इज ग्रेटर देन y, ओके, ये हमने लिख लिया। अब क्या बोल रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि जो दोनों है उसमें से जो लार्जर है उसकी बात चल रही है। लार्जर तो मतलब हमारा लार्जर है x, लार्जर है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स अभी बताया, एक्सीड्स मतलब हम यहाँ क्या करेंगे प्लस, तो जो लार्जर एंगल है वो इससे 18 डिग्री ज्यादा है। तो अगर मुझे x इज इक्वल्स टू y लगाना हो तो मैं कहाँ 18 लगाऊं, y में लगाऊंगा, क्योंकि मैंने y को कम छोटा माना है। तो बड़ा जो नंबर है वो छोटे से 18 ज्यादा है, मतलब x जो है ऑलरेडी 18 ज्यादा है किससे, y से। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो जो छोटा है उसमें 18 ऐड करूंगा, तो y में ऐड करूंगा, तो मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल्स टू y प्लस, सिंपल, समझ में आया हिमांशु, सबको समझ में आ गया। चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, so we will get y plus 18 plus y is equals to 180, so say 2y is equals to, इसमें से 10 जाएंगे तो 170, 170 में से 8 जाएगा तो 162 and y is equals to 80, 81, ओके। एंड यहाँ पे वैल्यू रखते x is equals to 81 plus 8 89 और प्लस 10 99। एक नंबर है 99 और दूसरा नंबर है 81, दोनों का सम कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, ये डिग्री है भाई, दोनों का सम कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। सिंपल, ओके। एटलीस्ट लास्ट में डिग्री दिखा दो, उनको पता चले। सब जगह लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हाँ सब जगह लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ 2 पे मत लगा लेना, ओके, समझ में आ गया। ओके चलो, थर्ड, थर्ड देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, अच्छा, बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। अच्छा, तो मान लेते हैं कि भाई बैट है x और बॉल है y, तो क्या बोल रहे हैं, ये लिख दिया हमने, लेट अस एज्यूम दैट नॉट प्राइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस दी हुई है ना लास्ट में, सो लेट अस एज्यूम दैट प्राइस ऑफ वन बैट इज x रुपीज एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इज से y रुपीज, ओके। सो रुपीज वन बैट वन बॉल, ओके, ऐसा लिख दिया सेंटेंस। उसके बाद 7 बैट और 6 बॉल्स, तो 7 बैट तो एक आती है x रुपीज की, तो 7 आएगी 7x की, ओके। एक आता है y रुपीज का, तो 6 आएगा 6y का, दैट इज इक्वल्स टू 3800। वैसे ही दूसरा
शी, अरे शी कोच है, अच्छा, buys 3 bats and 5 balls. 3 bats and 5 balls is equals to 1750. 1750. That's it. दो इक्वेशन इजी है इक्वेशन बनाने में, इसमें कोई ऐसा तो हमने कल भी किया था पेन और पेंसिल वाला। ओके चलो, सो क्या करेंगे, इजी वाला उठाओ, इसमें से एक्स वाला अभी क्या इजी, कोई भी ले लो, कोई बात नहीं। चलो तो ये नीचे वाला लेता हूँ, सो 3x इज इक्वल्स टू से 1750 माइनस 5y, और अगर 5 तो 3 से होगा नहीं, अरे यार, तो 5y की निकाले तो कोई बात नहीं, जो आए वो, चलो अभी हम सेटलमेंट करने जाएंगे तो टाइम जाएगा। 5y डिवाइडेड बाई 3, डन। ये वैल्यू रख दो फर्स्ट में, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1750 माइनस 5y, ब्रैकेट में रखना, भूल मत जाना, नहीं तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। हाँ, सो अब पहले 7 को मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बड़ा हो गया है नंबर, कोई बात नहीं, चलो क्या करेंगे, बैट और बॉल तो महंगे आते हैं। चलो तो 12250 अच्छा 12250 माइनस 7 5 35, ये 3 है, एलसीएम ले लिया तो वहाँ हो गया 18y इज इक्वल्स टू 3 वहाँ चला गया तो 38 3 जा, सो 43 जा 120, उसमें से 6 निकाल दो, 114 और 2 0, 11,000। हाँ ठीक है, ये क्या था, ये आया, तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। ओके, तो इसको ये साइड ले आओ, सो 12250 माइनस 11400 0 5 1 12, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 0 0। ये 850 इज इक्वल्स टू, ये दोनों वो साइड चले जाएंगे, सो 35 माइनस 18 टू जा 36, तो यहाँ आएगा 17। Therefore y is equals to 70 पंचा 85, okay, 50। 850 divided by 17, that is 50, and क्या कहाँ गया x will be equals to 1750 minus 250 divided by 3, सो 50 गए तो 1700, उसमें से 2 गए तो 1500 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाई 3 5, कितना बच जाता, अच्छा हाँ बैट तो महंगा ही है, 500 और बॉल 50 रुपीज। डन, लिखो रुपीज, लास्ट में लिखना हो तो लिख लो रुपीज 50 रुपीज। डन, सस्ता है बैट 500। ओके, समझ में आ गया। ओके, थर्ड का फोर्थ, लंबा स्टेटमेंट है। चलो क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज लेती है, टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब फिक्स चार्ज तो लेती ही है, और फिर जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करो उतना ज्यादा, मतलब कि फिक्स चार्ज होता है ना, जैसे ऑटो रिक्शा तुम कहीं आउट ऑफ स्टेट जाओगे, हमारे तो फिक्स रुपीज होते हैं, जहाँ मीटर में बैठोगे तुम आउट ऑफ स्टेट में, तो मीटर पे तो भाई कितना, तो बोले 25 रुपीज फिक्स। अब तुम यहाँ से भैया रोक दो, ऐसे तुरंत ही बोल दोगे तो भी 25 तो देने ही है, ओके। और तुम 10 किलोमीटर आगे जाओगे
तो 25 प्लस वो जो मीटर में जितना घुमा होगा वो, लेकिन मीटर में अगर 20 हुआ तो भी तुम्हें 25 देना है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड चार्ज कितना है 25 और बाकी किलोमीटर पे। समझ में आया? ओके, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस जितने किलोमीटर हुए उतने। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो ऐसा ही होता है हर जगह। फॉर मतलब हमारे वहाँ पे थोड़ा, हमारे वहाँ जैसा है वैसा भी बहुत सारी जगह पे होता है कि फिक्स्ड चार्ज। ओके, बट जनरली जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पे मीटर ही होता है। मीटर पूछते हैं वो कि सर मीटर पे चलोगे या डायरेक्ट? तो डायरेक्ट मतलब क्या, ऐसे ही डायरेक्टली तुम्हें भाव बता देंगे, प्राइस बता देंगे कि 100 रुपीज़ होंगे ऐसे। तो 100 रुपीज़ होंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली तुम्हें फिर मीटर पे 80 हो तो भी 100 और मीटर पे 150 हो तो भी 100 फिक्स कर दिया। और तुम बोलो मीटर पे, तो मीटर पे जाओ। गाड़ी मूव नहीं करती और खड़ी है ना ट्रैफिक में, तब भी मीटर चलता है। ओके, चलो। ओके, सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट फिक्स्ड चार्ज is x rupees and कवर्ड चार्ज, और से क्या लिखेंगे, चार्ज पर किलोमीटर। यस, चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज। तो अब क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उनका इतना हुआ, तो 10 किलोमीटर जो भी किलोमीटर हो x तो पे करना ही है, फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस जितने किलोमीटर उतने। तो 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का y रुपीज है, और किलोमीटर लिखा है ना, 1 किलोमीटर का y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का 10y, सो 10y, और टोटल वो पे कर रहे हैं कितने, 105 रुपीज। समझ में आया? ये समझ में आया तो फिर सेकंड तो बन जाएगा। ये समझ में आया? फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर है, तो फिक्स चार्ज तो हमें x प्लस तो लिखना ही है, लेकिन 1 किलोमीटर का y रुपीज है, तो यहाँ पे बोला है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपीज, तो 2 किलोमीटर का 2 इंटू वाई, 3 किलोमीटर का 3 इंटू वाई, 5 किलोमीटर का 5 इंटू वाई, एंड 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई। वही करते हैं हम। 1 किलोमीटर के 5 रुपीज, तो कितने, 2 हुए, लो 10 रुपए। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे ना। समझ में आ गया? पक्का? किसी को डाउट? सो सेकंड के लिए क्या बोल रहे हैं, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। सो x तो है ही, एंड फिर 15 किलोमीटर है, सो चार्ज पेड इज 155। बस दो मिल गए हैं, इक्वेशन सॉल्व कर दो। दोनों में x है तो क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। नहीं, x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लो। चलो, सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y. Okay, 105 minus 10y. Putting the value here, so 105 minus 10y plus 15y is equals to 155. यहाँ पे इनका होगा 5y is equals to 155 minus, तो 150 minus 100 that is 50 and y is equals to 10. y 10 मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपीज। बस खत्म। x ढूंढना है। अच्छा, फिक्स किलोमीटर के कितने पैसे हैं, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, तो फिक्स चार्ज कितना है, कहीं पे भी वैल्यू डालो, यहाँ डाल दो। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो 5 रुपीज फिक्स्ड है। डन, सिंपल, समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, उसमें है एक और क्वेश्चन। अच्छा इसी में है? हाँ। ओके, कहाँ क्या चला गया अपना? ओके, हाँ, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो वो निकाल दिया। फिक्स चार्जेस 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज। ओके, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अच्छा, कोई बंदा अगर
कोई बंदा अगर 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा बताओ चलो। ₹55 250 करेक्ट आया सबका। सिंपल है। देखो तुम ऑटो करी ना, टैक्सी करी ना तुमने, मतलब 5 रुपए तो देने ही है, वो तो फिक्स चार्ज है। तुम फिर आगे जाओ या ना जाओ, बैठो मतलब 5 रुपए। ओके सो कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डालनी हो तो डाल दो कि भाई x, तो x क्या है फिक्स चार्ज, वो तो तुम्हें पता ही है 5 रुपीज प्लस 10 इंटू कितने किलोमीटर है 25, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 250 दैट विल बी इक्वल्स टू 255। डन। समझ में आया पक्का। y 10 है, हाँ करेक्ट। ये मत सोचना कि मैंने यहाँ इक्वेशन में वैल्यू रखी है, यहाँ वैल्यू ये कहाँ से लिखा मैंने, वो इक्वेशन में वैल्यू नहीं रखी है। हमारे इक्वेशन बना कैसे था, फिक्स्ड चार्ज प्लस किलोमीटर इनटू रुपीज पर किलोमीटर, ये हमारा इक्वेशन है। फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, जितने भी किलोमीटर हो उतने, और रुपीज पर किलोमीटर, ये रहा रुपीज पर किलोमीटर, वो दोनों का ऐड करना है, उससे ही हमारा चार्ज मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन है, मतलब ऐसा अगर फाइंड करना हो तो ये है हमारा इक्वेशन। x रुपीज फिक्स है, मतलब 5 रुपीज फिक्स है, किलोमीटर जितने हो उतने, तो 25 तो 25, रुपीज पर किलोमीटर तो वो तो हमने फाइंड कर दिया है 10 रुपीज है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो 10 रुपीज और यहाँ पे 25, तो ये जो लिखा है वो ये है। अंडरस्टूड। ऐसा मत सोचना, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर यहाँ भी इक्वेशन में वैल्यू रखे तो आ जाता है, फिर यहाँ रखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि x प्लस 15y है तो फिर नहीं आएगा, कोई दूसरा आंसर आएगा। हम वहाँ नहीं रख रहे, हमने इक्वेशन बनाया कैसे, ये 105 और 155 तो उन्होंने बताया कि कोई 10 किलोमीटर चला रहा है तो रेट हुआ 105, कोई 15 किलोमीटर चला रहा है तो रेट हुआ 155। वैसे ही हमें तो फाइंड करना है कि कोई 25 किलोमीटर अगर चला रहा है तो उसका कितना होगा, तो x प्लस जैसे यहाँ किया वैसे ही, अगर कोई 10 किलोमीटर चला रहा है तो उसका रेट हुआ इतना, कोई 15 किलोमीटर चला रहा है तो उसका रेट हुआ उतना, तो कोई 25 किलोमीटर चला रहा है तो x तो वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे हो जाएगा 25y, दैट विल बी इक्वल्स टू, तुम्हें ये फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू तो है तुम्हारे पास, रख दो, तो ये 5 रुपीज है, यहाँ पे 25 इंटू y की जगह 10 है, तो हमारा आंसर आ गया 2। ओके समझ में आया हिमांशु पक्का। तिथि चलो चलो कौन सा है हम, फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, मान लेते हैं द फ्रैक्शन इज व्हाट x/y, मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है x/y, x है न्यूमरेटर और y है
डिनोमिनेटर, लेट अस एज्यूम दैट, ऐसे करके लिख देना है। नाउ वो 9/11, और ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। कब बन जाएगा? इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11, ऐसा गिवन है। ये पता चला कैसे लिखा? क्या बोला है? इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो ये फ्रैक्शन है, इट बिकम 9/11 when it is 2 is added to both. Understood? पक्का? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, तो ये बन गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। So 11 into x, that is 11x plus 11 2s are 22 is equals to 9 into this, so 9y plus 2 9s are 18. Therefore 11x minus 9y यहाँ आ जाएगा, तो प्लस में रहेगा 4 is equal to 0. इक्वेशन मिल गया एक। अब दूसरा भी कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ 3 is added, अच्छा तो अगर 3 ऐड हो रहा है, x प्लस 3 और y प्लस 3 करेंगे तो वो कुछ और बन रहा है। क्या बन रहा है? 5/6 बन रहा है। अगेन यही चीज करनी है, 6 इंटू होल, तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 इंटू होल, सो से 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, 18 माइनस 15 3। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दैट्स इट। हाँ, तो यहां से ही निकाल लेते हैं x की वैल्यू इक्वेशन 2 में से। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो 6x विल बी 5y minus 3, therefore x is equals to 5y minus 3 divided by 6. Putting the value of x in equation number 1, 11 into x, 5y minus 3 divided by 6 minus 9y plus 4 is equals to 0. So क्या होगा? क्या होगा कि ये रहा, तो 11 से 6 तो कटेगा नहीं, तो 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 5 जा 55, y माइनस 33, 6 को एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 9 6 जा 54, करेक्ट, माइनस 54 y, और यहाँ भी जाएगा 6 4 जा 24 प्लस 24, और वो पूरा का पूरा 6 ये साइड चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। डन? सही है। ओके, 55 और 54 तो एक ही बचा y, बाकी सब कुछ वो साइड। 33 माइनस 24 तो भाई 6 और 3 9, y क्या मिल गया? 9। x ढूंढो अब, तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो, वो x वाला था ना, ये रहा। So x will be equals to 5, y की जगह 9 minus 3 divided by 6, y 45 minus 3 42, 42 by 6 7, so x is equals to 7। तो हमारा फ्रैक्शन है 7/9 is our fraction। अब डाल के देखो, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, दूसरा था 7 plus, दूसरा क्या था? 7 plus 3 तो 10, एंड 9 plus 3, 9 plus 3 12, हो गया ना 5/6, 2 जा 8, 2 into 5 and 2 into 6, so 2 to cut, तो 5/6 is equals to 5/6। हो गया? समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा सेकंड लास्ट, और अब करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। और ऐसा क्वेश्चन आता ही है,
देख लेने दो मुझे। हाँ ऐसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जो पूछी जाती है। ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही है? लग रही है। इसे ये 3 बेंच है ना, वो 3 बेंच पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, अदरवाइज पूरे क्लास में यूनिफॉर्म रहता है, वहाँ फैन आ जाता है इसलिए। ओके चलो, हाँ 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 5 years की बात चल रही है। The age of Jacob will be 3 times that of the son, and 5 years ago मतलब पहले Jacob's age was 7 times that of his son। अच्छा, जब भी ये एज वाले न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले तो जो भी 2 लोग हैं वो 2 लोग की एज एज्यूम कर लो। वो कौन सी एज? प्रेजेंट एज। ओके, सो से तुम्हें लिखना है लेट अस एज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट हाँ लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ से जैकब इज x years एंड जैकब का चाइल्ड जेसी उसकी है y years। सो प्रेजेंट एज ऑफ द जैकब इज x years एंड प्रेजेंट एज अभी की एज ऑफ से जैकब का चाइल्ड और जैकब का सन उसकी कितनी है? y years प्रेजेंट की। ओके, अब पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना। 5 years आफ्टर, हेंस मतलब आफ्टर, 5 years आफ्टर, 5 साल के बाद कितनी एज होगी वो बता दी गई है, लेकिन 5 साल के बाद ऐड होगी। जैसे अभी तुम्हारी एज है सपोज 15 years, तो 5 साल के बाद कितनी होगी? 20। गुड। अगर अभी एज है से 14, तो 5 साल के बाद कितनी होगी? 19। दैट मीन्स ये x और y की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन 5 साल के बाद ये भी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 5 साल। कितनी बढ़ेगी? 5 साल के बाद 5 साल ही बढ़ेगी, 5 साल के बाद 3 साल थोड़ी बढ़ेगी। ओके, सो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जैकब की एज हो जाएगी x + 5 एंड जैकब के चाइल्ड की एज हो जाएगी y + 5। डन। 5 साल के बाद पापा और उसका बेटा दोनों की ही एज 5 साल बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है। ओके चलो, अब सेंटेंस पढ़ो। अब क्या है? आफ्टर द 5 years और 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब जो है, अब ये भूल जाओ प्रेजेंट, अब 5 साल के बाद मतलब यहां गए हम। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ द हिज सन, मतलब अगर एज पापा ही बड़े होंगे यार, ये तो पता ही है ना, सन थोड़ी बड़ा होगा। सो एज ऑफ जैकब अपने बेटे से 3 times हो जाती है, मतलब बेटा अगर 15 साल का है तो पापा जी कितने साल के हैं? 45 years के हैं। 15 × 3 45। ओके, ऐसा केस है, लेकिन हमें नहीं पता कितने हैं। ओके, तो मतलब कि एज हमें पता ही है, किसकी एज ज्यादा होगी? देखो x + 5 है जैकब और y + 5 है जैकब का सन, कौन बड़ा होगा? एज कितनी बड़ी हो? x + y ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा? ग्रेटर देन आएगा, पापा ही बड़े होंगे। ओके चलो, सो ग्रेटर देन आएगा। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? कितनी ज्यादा होगी 5 साल के बाद? 3 times होगी। चलो बताओ अब 3 कहाँ ऐड करूं मैं? कम में, ये वाले साइड में। करेक्ट। ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई कर लिया। 3 times है, 3 times है। ओके, तो पूरे के पूरे ये पूरे को 3 times करना है, सिर्फ यहाँ y में मत कर देना पूरी। अगर ऐसा होता तो हम लिख देते x = 3y, क्योंकि यहाँ x था यहाँ y था, लेकिन यहाँ x और y नहीं है, x + 5 और y + 5 है। ओके, तो क्या बनेगा इक्वेशन? x + 5 = लिखना है मुझे y + 5। अगर = लिखना है तो जो कम है उसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कम कौन है? चाइल्ड, तो उसको ही पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बना हमारा पहला इक्वेशन, दैट विल बी से x + 5 = 3y + 15, therefore x -
3y minus 10 is equals to 0. माइनस 3y माइनस 10 is 0. समझ में आया? अब सेकेंड, 5 years ago 5 साल के बाद, अभी तुम्हारी एज है 15 साल, 5 साल पहले कितनी थी? 10. अगर अभी होगी 16 years तो 5 साल पहले कितनी होगी? 11. कैसे ढूंढ रहे हैं हम? -5 करके. तो 5 साल के पहले, अब वापस प्रेजेंट में आ जाओ. अब ये गया, आफ्टर 5 years गया, अब वापस प्रेजेंट में आ जाओ. ये आ गए हम प्रेजेंट में. अब प्रेजेंट से 5 साल बाद का गिन लिया हमने, प्रेजेंट से 5 साल पहले का अभी हम गिनेंगे. सो प्रेजेंट से 5 साल पहले तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे. x माइनस 5. ओके, सो से जैकब की एज होगी x माइनस 5 और जैकब के चाइल्ड की एज होगी y माइनस 5. ओके, अगेन बड़ा कौन होगा? जैकब ही बड़ा होगा. ओके, क्या बोल रहे हैं? 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times that of his son. 7 से मल्टीप्लाई करना है. कौन सी साइड करूं? मतलब हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 5. हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. कौन सी साइड करूं? ये साइड करूं या ये साइड करूं? y साइड करनी पड़ेगी. समझ में आया क्यों? वही रीजन, जो छोटा होगा उसी में ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इक्वल होगा. ओके, तो भाई तुम प्रेजेंट में जाओ, पास्ट में जाओ या फ्यूचर में जाओ, बाप होता है. आगे पीछे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पापा छोटे हो जाएंगे. ओके, अच्छा एक अभी लेटेस्ट में ही रिसर्च में आया था, जैसे हमारी एज होती है वैसे ही, मतलब पढ़ने में आया था, ऐसे बोल रहा हूँ, रिसर्च में आया था, मतलब ऐसे साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं कर रहा, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है ये सब. जैसे ही हमारी एज होती है, जैसे कि तुम्हारी 15 years, 14 years, 15 years, वैसे ही हमारी, अब जो हम अभी हंसे ना उसका ट्रू मीनिंग बता रहा हूँ. अभी हंसे ना, बाप होता है, वो कभी छोटा नहीं हो जाता ऐसे. सो जैसे हमारी एज होती है वैसे ही हमारी सोल की भी एज होती है. सोल की एज मतलब हमारे आत्मा की एज, वो कितनी है हमें, वो फिक्स्ड होती है. सारी आत्मा की फिक्स्ड होती है एज. ओके, अब वो कितनी है हमें नहीं पता, अभी स्क्रिप्चर्स में नहीं पता. हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन है? हाँ. सो वो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जांपल ले लेते हैं. से 1000 year, एक सोल की एज कितनी है? 1000 years. 1000 years से पहले वो सोल नहीं थी. इट वॉज रिजिड, जस्ट लाइक दिस बुक, दिस वॉल, दिस बोर्ड, ये सब रिजिड है, राइट? नॉन लिविंग है. तो 1000 years से पहले वो सोल नॉन लिविंग थी. 1000 years के बाद वो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे नॉन लिविंग, लेकिन जो हम साल्वेशन बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, वो उसको गेन हो जाएगा आफ्टर 1000 years. ये 1000 नहीं है, जस्ट समझने के लिए हम 1000 ले रहे हैं. ओके, समझ में आया? तो 1000 से पहले कुछ नहीं था, रिजिड, नॉन लिविंग. 1000 के बाद लिविंग, बट इन स्टेट ऑफ सैल्वेशन, लिबरेशन और से मोक्ष. ओके, अब तुम एक बॉडी में कितना टाइम जीते हो वो कर्मा के ऊपर है. मतलब वो सोल एक बॉडी में कितने टाइम जीती है वो कर्मा के ऊपर होता है. अगर तुम ऐसे मच्छर हो तो 1 दिन की भी एज है, 1 दिन की एज. हमारे कर्मा ऐसे हो गए जिससे हम क्या बन गए? मॉस्किटो बन गए. तो ये 1 दिन की एज है. 1 दिन क्या रे, 1 सेकेंड की भी वो चींटी बने हो, अभी बने और अभी कुचले गए, अभी बने और अभी कुचले गए, लाइक दैट. तो 1 सेकेंड की ही एज थी. तो अभी ये सपोज 1000 years है सोल की एज. उस वो टाइम पीरियड में ये सोल को कितनी टाइम्स बर्थ लेना पड़ेगा?
ये उसके कर्मा के ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी लॉन्ग लाइफ होती रहेगी। जैसे ह्यूमन, तो ह्यूमन की हम मानते हैं अभी कंपैरेटिवली कि सपोज हमारी 67 ईयर्स जो हम लेते हैं, 67 68 ईयर्स इंडिया की बात करें, इतनी एज है। फिर कीड़े मकोड़े बने तो उतनी छोटी एज, वायरस बने तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पैदा हुए और ख़त्म हुए। हमारी बॉडी में ही कितने होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो उतनी छोटी छोटी एज, अब कितनी बार वो सोल को रीबर्थ लेना पड़ेगा। अब पता नहीं वापस ह्यूमन में कब आएंगे। वो ह्यूमन में आते जरूर है, नहीं बोलते हैं ऐसे स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं 84 लाख, मतलब कि 84 लाख ईयर्स, 84 लाख, हाँ 84 ईयर्स नहीं, 84 लाख ईयर्स के बाद ह्यूमन फॉर्म मिलता है। 84 लाख बॉडी में तुम घुसे, 84 लाख टाइम तुम मदर के वूम में से बॉर्न हुए, व्हाटएवर, एनिमल हो या कुछ भी हो, सांप हो, क्रोकोडाइल हो, कछुआ हो, मेंढक हो, ये सब कुछ हम बन के आए हैं, तब जाके ह्यूमन बनते हैं। और अब वो टाइम पे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, बाय फोर्स नेचर के अकॉर्डिंगली चल रहा है। चॉइस नहीं है, अभी चॉइस है तुम्हारे पास। अभी ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास होती है, नॉट इवन फॉर से गॉड्स। देव जो होते हैं उनके पास भी ये चॉइस नहीं होती कि वो कोई चॉइस कर सके। चॉइस करने का हक जिसे बोलते हैं वो सिर्फ ह्यूमन के पास है। सोचो, तो अब तुम जैसे बहुत अच्छे अच्छे डीड्स किए तो तुम देवलोक में चले गए, मतलब देव गति में चले गए, ऐसा हम बोलेंगे। इट्स नथिंग लाइक हमारे जैसा ही ऐसा समझो, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेजर है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, प्लेजर है, वही सब चीज़ है। नरकलोक मतलब अलग से कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, वो सब है। ओके, समझ में आ रहा है। और एनिमल तो हमें पता ही है, और ह्यूमन भी है। तो दो तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, क्या, ह्यूमन और एनिमल्स। एनिमल्स मतलब सब कुछ आ गया अंदर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल, सब कुछ अंदर आ गया। और उससे भी नीचे जाओ तो नरकलोक जिसे हम बोलते हैं, और ऊपर जाओ तो स्वर्गलोक जिसे हम बोलते हैं, देव वाला। अब ये 4 टाइप हो गया, और 4 के बाहर होता है लिबरेशन। तो अगर लिबरेशन में भी जाना हो या ये 4 में से कहीं पर भी जाना हो, वो कर्मा के हिसाब से जाते हैं। और कर्मा कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ में होता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरली वो करते रहे। जैसे अभी हम बहुत अच्छे अच्छे कर्मा करेंगे, जैसे साईं बाबा कैसे पूरी लाइफ जिए, तो हम भी दूसरों के लिए ऐसा जिए, बहुत अच्छा अच्छा काम करें, तो हमें ऐसे मिल जाएगा क्या कि सपोज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ देवलोक में मज़े करके आओ 1000 ईयर्स के लिए। तो हम 1000 ईयर्स के लिए वहाँ मज़े करने गए। अब वहाँ पे चॉइस नहीं है कि मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, कुछ अच्छा बुरा नहीं, मज़े ही करने हैं, बस सिर्फ मज़े करने हैं। ओके, और वहाँ पे कोई चॉइस नहीं, कर्मा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 1000 ईयर्स का तुम्हें बेनिफिट मिला है, 1000 ईयर्स खत्म करो और वापस आ जाओ ह्यूमन में। अब तुमने बहुत खराब किए कर्मास, तो गए नरकलोक, तो जाओ भाई 50 ईयर्स नरकलोक में जाके आओ। तो 50 ईयर्स, और वहाँ पे कोई कर्मा तुम्हारे पास, कोई हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी हो, सिर्फ पेन झेलते रहो झेलते रहो। वहाँ प्लेजर लेते रहो, यहाँ पे पेन लेते रहो, वही है, कुछ नहीं है। थोड़े कम किए, इतने खराब कर्मास नहीं किए, थोड़े कम किए, तो तुम सपोज चले गए एनिमल्स में। वहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं है। एनिमल्स के पास चॉइस होती है, अभी तुम चाहो तो किसी को पत्थर मार दो और वो वहाँ पे पड़ता रहे, वो तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ करेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। उसके पास, हाँ तुम उसके सामने जाओगे तो वो अटैक करेगा एंड ऑल, ओके, यहाँ ये करता है ना हर रोज। ओके, सो लेकिन कर्मा करने की उसके पास ऐसे थॉट प्रोसेस नहीं है कि अच्छा मैं आज क्या करूँ, कल क्या करूँगा, पहले से थोड़ा खाना बचा के रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फ्यूचर में क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उनके पास थॉट प्रोसेस होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के पास होती है। तो लाइक दिस वैसे ही चलता है, और कर्मा के हिसाब से हमें सारे जन्म, हमें बर्थ मिलता रहता है। अब सोचो कि जो ये जो मैंने लाइफ बताई, इसे 1000 ईयर्स सोल का बताया मैंने। अब ऐसा समझो कि किसी के अंदर, सपोज दिशा के अंदर सोल है, वो दिशा की सोल जो है, सोल की एज, हाँ दिशा की तो 15 ईयर्स है, दिशा की सोल की एज है सपोज 700 ईयर्स।
ओके अभी तिथि है तो तिथि की भी एज तो है 15 इयर्स, लेकिन तिथि की सोल की एज है 200 इयर्स। अब तुम्हारी सोल की एज है 700 इयर्स, उसकी सोल की एज है 200 इयर्स। ऑटोमेटिकली तुम दिखने में सेम हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज ज्यादा है। जैसे हमारी एज ज्यादा हो, जैसे तुम सबकी 15 इयर्स है, मेरी 34 है, तो तुमसे ज्यादा है मेरी एज, तो मुझे ज्यादा दिवाली देखी है मैंने तुमसे लाइक दैट। ओके, ज्यादा बार ये न्यूमेरिकल्स किए हैं, एज ज्यादा है, ज्यादा बार रिवाइज किया है, लाइक दैट। तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो बेनिफिट ज्यादा है। वैसे ही हमें लगता है कि हम सब लोग सेम लेवल पे, सपोज तुम्हें लगता है कि तुम सब लोग सेम लेवल पे हो, सेम लेवल पे नहीं हो। फिजिकली सेम लेवल पे हो, सोल के लेवल पे तुम सेम लेवल पे नहीं हो। कोई 100 इयर्स पे भी होगा, कोई 700 पे होगा, कोई 600 पे होगा। समझ में आया? अब सोल के लेवल पे समझो कि तुम्हारे पापा, सपोज दिशा के पापा 500 एज है, दिशा के पापा के सोल की एज कितनी है 500 इयर्स, और दिशा की सोल की एज है 700 इयर्स। फिर हम बोलेंगे यार इसके पापा में तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी, इसमें तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, मतलब पापा से भी ज्यादा एडवांटेजेस है, पापा से भी ज्यादा अच्छा कर रही है, पापा से भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये कैसे हो गया? वो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, वो सब की बात नहीं चल रही है, बाल कैसे हैं, आंख कैसे है, वो सब नहीं, हम सोल की बात कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आई? कई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पेरेंट्स में नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर होती है और बहुत अच्छे से होती है। जैसे तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाओ, हमारे पेरेंट्स वैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं कर। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वही सेम, सपोज वो अभी 45 पे है, तुम जब 45 पे की होगी तब भी अभी उनका जो लेवल है उनसे तो हायर लेवल पे ही होगी, तुम्हें आ रहा होगा वो ट्रिग्नोमेट्री एट दैट टाइम। तो ये वो सेंस में सही है, बाप ही होता है वो। इससे मुझे मतलब याद आया कि तुम्हें बताऊं, सोल के लेवल पे ऐसा होता है। ओके, इसीलिए कई बार हमने देखते हैं कि जो पेरेंट्स है उससे चाइल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे है, कुछ और ही लेवल के है। ओके, फिर हम सोचते हैं अरे यार इनके पेरेंट्स में तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, बेटा और बेटी पता नहीं इतने अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से। अरे वो ज़्यादा लाइफ जिए हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और वो अबाउट टू रीच दैट टॉप लेवल, है। ओके, और तुम जस्ट स्टार्ट किए हो, तो कैसे होगा? वो कंपेयर नहीं हो सकेगा। ओके, होता है ना, कोई फार्मर है और फार्मर की बेटी IAS बन गई। अब सोचो, फार्मर ने तो 10 तक की पढ़ाई नहीं की थी और उसकी बेटी IAS बन गई, क्योंकि बॉडीली ये पापा और ये बेटी है, सोल के लेवल पे तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है कंपेयर टू दैट फादर की सोल। स्पिरिचुअल बातें हैं अगेन। अच्छा चलो, स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन यहाँ पे ये जब हंसे हम, इसलिए मुझे याद आया कि एक्चुअल में ऐसा भी है, तो लेट अस शेयर विथ यू। ओके, कभी तुम्हें ज्यादा जानना हो तो मुझे बताना हाँ, ये समझ में आ गया? तो हमने क्या किया है, किसके साथ? जैकोबी बड़े होंगे ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x - 5 चल रहा है ना मेंस, हाँ इज इक्वल टू 3 इंटू y - 5, 3 नहीं 7 है, यस 7। सो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। देयरफॉर x - 7y, ये माइनस ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30। डन। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। सो x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी मुझे 10 प्लस 3y। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो 3y माइनस 7y माइनस 4y, उसको वो साइड ले जाऊँ तो प्लस 4y। ओके, माइनस 4y वो साइड गया तो प्लस 4y, ये साइड रहा 40 एंड y इज इक्वल्स टू 10। y 10 30 10 40, x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40 एंड y इज इक्वल्स टू 10। मतलब जैकोब की एज है 40 इयर्स, प्रेजेंट एज
एंड जैकब के सन की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। अब वहाँ कोई भी दोनों इक्वेशन में लगा कर देख लो, सेटिस्फाई हो ही जाएगा। यहाँ पे तुम 40 लगाओगे तो 40 माइनस 30 तो 10, 10 माइनस 10 0। वैसे ही यहाँ लगा के देख लो 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 30, 40 माइनस 70 माइनस 30 माइनस 30 प्लस 30 डन। समझ में आया पक्का? सो विथ दिस आवर सेकंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। हाँ, इज कंप्लीटेड। सो ओनली वन मेथड इज देयर आई थिंक। हाँ, बुक में तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन लेटेस्ट सिलेबस में से निकल गई है। उसके बाद कुछ है क्या? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ, तो ये भी कैंसल्ड ही है। यस, वी विल चेक वंस। Elimination method. So this is the exercise 3.3. That's it, summary. So maybe अगर कल करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Yes. Okay. So tomorrow chapter will be completed. Okay. Only 3 methods. Graphical, substitution है, elimination है। रिड्यूसिबल वाला खत्म हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी कैंसिल हो गया है। अंडरस्टूड? सिंपल है। तो प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने बताया, मैथ्स रोज करो, थोड़े गोल्स बनाओ, हायर गोल्स बनाओ। अगर गोल्स इजीली अचीव कर पा रहे हो तो थोड़ा और पुशअप करो, और ज़्यादा करे, कुछ एक्स्ट्रा करो। अभी से कुछ नोट्स बनाओ। सारे मैथ्स है तो फॉर्मूलाज के नोट्स बनाओ, साइंस है, केमिस्ट्री है तो केमिकल इक्वेशंस लिख लो। वो तो सब मैंने बताया ही है, तुम्हें करना ही है। फिजिक्स है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज लिख लो। बायो है तो उसकी फिगर्स की कहीं पे से जेरोक्स निकालो या खुद ड्रॉ करो अच्छे से, उसको देखते रहो, उसकी टैगिंग देखते रहो कैसे ड्रॉ होती है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। सारे ही सब्जेक्ट्स के ऐसे रिवाइज करते रहो। और ऐसी नोट्स वोट्स बनानी हो तो अभी बनाओ, यही टाइम है। तुम नवंबर दिसंबर में सोचोगे कि चलो अभी 3 महीने बाकी है, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और तब तुम जाके नोट्स बनाने बैठोगे तो बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत टाइम चला जाएगा। जब लोग रिवीजन करने बैठेंगे तब तुम्हारा अभी स्टार्ट हुआ होगा, तो वो गलती तुम्हारा इन द सेंस जो ऐसा करेंगे उनका ऐसा होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो जो करना हो, कोई नोट्स बनानी हो ये वो, तो खुद अगर जो खुद की नोट्स में से पढ़ते हो, यूजफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने नोट्स बनाने को बोला तो नोट्स बनाने बैठ गए। यूजफुल कब होगी? जब तुम पढ़ोगे। ओके, बनाने के लिए ऐसे रफ में लिख के नहीं नोट्स बनानी है। तो जब तुम पढ़ोगे, पहले तो बनाओगे, फिर उसमें से कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहोगे, सो इट इज़ यूजफुल। अब उसमें से रिवाइज, जैसे कि ये समरी आ गई तो इसकी समरी तुम पढ़ते पढ़ते जाओगे। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड में हमने ये देखा 3 चीज़ें, एल्जेब्रिक मेथड में हमने ये 2 चीज़ें देखी, और ये जो था वो 3 चीज़ें, इसके बेस पे, कोएफिशिएंट के बेस पे हम ऐसे बताते हैं। देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हिच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विथ, बट वी अल्टर देम सो दैट दे आर रिड्यूस्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि कोई पॉइंट वाले इक्वेशन थे, कोई रूट वाले इक्वेशन थे, उनको भी हमने सिंप्लीफाई करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया था। तो समरी टाइप ऐसी ही नोट्स तुम्हारी बनाओ, या फिर मत बनानी हो तो एटलीस्ट ये समरी पढ़ते जाओ। एक्चुअल हमारा गोल क्या है? हमारा रिवीजन हो। तो समरी तो सारे चैप्टर्स में है ही, साइंस में भी समरी है। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा खुद की नोट्स बनानी ना हो, ये हो, कोई बात नहीं, बुक तो है, बुक को बार बार पढ़ते रहो। सारे इक्वेशंस तुम अपने एक, ये तो मैं क्यों कि इजीली तुम्हें सपोज एक पेज लेके कहीं भी घूमना हो, स्कूल जाना हो, कोई एक बैग के अंदर, कोई एक बुक के अंदर ऐसे वो पेज डाल दिया, जब थोड़ा भी टाइम मिला, हाँ केमिकल इक्वेशन देख लिए, फिर वापस अच्छा चलो 1 मिनट में देख लिए। बुक होगी तो सब जगह तुम्हें बुक लेके जाना पड़ेगा, तो पेज तो तुम्हें यहाँ पॉकेट में डाला हुआ है, अच्छा पढ़ लिया। कहीं पे टाइम मिला
स्कूल से आने के टाइम पे, जाने के टाइम पे, ट्यूशन में आने जाने के टाइम पे, कहीं पे कोई वेट कर रहा हो, कुछ चल ही नहीं रहा हो, तुम कुछ भी काम कर रहे हो और तुम्हें वेट करना पड़ रहा हो, खाना खाने बैठ गए हो लेकिन मम्मी अभी खाना परोस रही है, तो अच्छा ठीक है भाई, हाँ करते हैं। मोबाइल यूज़ करने से अच्छा है ऐसा सब देखो, लाइक इतना माइन्यूट करोगे तब जाके, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ऐसा करना है, ज़िंदगी भर ऐसी हमें नहीं करना है, बट एटलीस्ट फॉर 10th और से आगे बढ़ो तो 11 12 ये संभाल लो। उसके बाद तो तुम्हारा माइंड ही ऐसा हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे फुल फोकस, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ऐसे ही इग्नोर मारते जाओ। अभी यही काम है और क्या काम है, ओके तो अच्छे से करो। जो अभी तुम्हारा काम है पढ़ना, 10th में अच्छे से मार्क लाना, वो करो। फिर दूसरा, जब फ़ोन यूज़ करने का टाइम भी आएगा तो वहाँ पर भी फ़ोन को ऐसे यूज़ करो कि तुम्हारे जैसा कोई यूज़ ना करे। वैसे टाइम पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके हाँ, गेम खेल रहे हो सपोज, तो गेम ऐसी खेलो कि नेशनल लेवल की गेमिंग कंपटीशन हो तो तुम जीतो। कितनी कॉलेजेस में, कितने यूनिवर्सिटीज़ में गेमिंग कंपटीशन होती है, और मैंने जितने भी मेरे दोस्त लोग देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते थे वो कभी नहीं जीते। क्यों? ऐसे ही खेलते हैं मज़े के लिए, मज़े के लिए। अरे जीतो ना, जैसे गेम में होता है कि नहीं अभी जीतेंगे और नेक्स्ट लेवल, गेम में कैसा लगता है कि और नेक्स्ट लेवल, फिर से खेलेंगे, फिर से जीतेंगे। वो गेम में होता है तो फिर गेम को भी प्रोफेशन बनाओ। कितने प्रोफेशनल गेमर्स भी है, कितने करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। जो करो वो परफेक्ट करो, ओके वो सब टाइम भी आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये जो हमारी मिनिमम स्टडी है नॉलेज बेस पे 10th 12th तक की, उतनी तो कंप्लीट कर ले हम अच्छे तरीके से। फिर हमें जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो फील्ड में तुम जाओगे वो फील्ड में वैसा करना। पूरी ज़िंदगी ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना है, ये हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए है, तो ब्रेन को डेवलप कर लो एकदम अच्छे से। फिर जो आएगा, क्रिकेट खेलना है अच्छे से क्रिकेट खेलो, कॉलेज में रिसर्च टाइप ऑफ स्टडी करनी है वो करो, डांस करना है डांस करो, अरे जो करना है करो। पढ़ाई ही करनी है तो कॉलेज में भी वापस ऐसी पढ़ाई करो कि जैसी तुमने 10th 12th में भी ना की हो। फिर तब तुम खुद को याद करो, 10th में मेरे इतने आए थे, 12th में इतने आए थे, यहाँ तो ऐसे ही इतने ले आएंगे। तब ये तुम्हारा एक्सपीरियंस काम लगेगा फ्यूचर में। चलो तुम पढ़ाई स्टार्ट करो अच्छे से।